हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज हम नीट 2022 का केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो देखो, तो नीट में जो क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क। तो हमारे पास 4 कर्व दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इनमें से बताना है कि मैक्सिमम वर्क कहाँ पे हुआ होगा। अगर हम कर्व 1 को देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक है। तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके खत्म हुआ। सपोज अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो यहीं पे आके खत्म हुआ है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। और अगर हम कर्व 3 को देखें तो कर्व 3 को देखो, डेल्टा वी क्या है, कांस्टेंट। तो डेल्टा वी 0 हो गया, वी कांस्टेंट है तो डेल्टा वी 0 हो गया। तो डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है माइनस पी डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी ही 0 हो गया तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी वर्क डन क्या है, 0 है। लेकिन अगर हम ग्राफ 2 और ग्राफ 3 में देखें तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एरिया अंडर कर्व। तो हम देखते हैं, अगर एरिया देखें ना तो ग्राफ 2 में देखो कितना सारा एरिया आ रहा है कर्व के अंदर। तो और इसके ग्राफ 4 में देखो एरिया अंडर कर्व क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पे एरिया अंडर कर्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन 52 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। अब असर्शन देखो, असर्शन क्या बोल रहा है कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। ठीक है, मान लिया। अब इसका रीजन क्या है, रीजन है कि ICl बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड। हाँ जी, बिल्कुल सही। ICl रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव कब होगा, जब ICl बॉन्ड वीक होगा। अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तभी तो रिएक्टिव होगा। और रिएक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड वीक होना चाहिए। तो ICl तभी मोर रिएक्ट होगा। तो बिल्कुल सही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ SA। बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखना, क्वेश्चन में नॉट लिखा है, इनमें से कौन सा नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है, एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या होती है। तो एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन होती है, सबसे पहले तो एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़ प्लेनर होना चाहिए। और थर्ड जो होना चाहिए वो कंजुगेटेड होना चाहिए। और कंजुगेशन जो होनी चाहिए वो कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए। कंजुगेटेड जो होना चाहिए वो कंप्लीट कंजुगेटेड होना चाहिए। अब हम इन 4 ऑप्शन में अगर देखें, और यहाँ पे देखो इन 4 ऑप्शन में पहले वाला में 4n+2 पाई फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। और कंजुगेशन भी है, देखो ये तीनों के तीनों कंजुगेशन में है। यहाँ पे भी देखो ये भी क्या है, कंजुगेशन में। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो हो रहा है। और ये भी देखो यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है, और यहाँ भी कंजुगेशन है। लेकिन यहाँ देखो ये जो ये एक कार्बन क्या है, ये कंजुगेशन में नहीं है, ये sp3 कार्बन है। यहाँ कंजुगेशन ब्रेक होगी तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। ऑप्शन 4 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, पीरियोडिसिटी से कितना इजी क्वेश्चन आया था। द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, अन। और फिर से 1 के लिए अन, अन देखो, अन अन। और 9 के लिए इनियम, अन नियम। ये होगा 54 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन 55 में देखो, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आया है, और अगर हम यहाँ पे 1 2 ही अगर हम मैच करवा पाते हैं और हमें सारा ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये पेन के लिए दिए जाते हैं। तो ये मॉर्फिन है ना, ये एनाल्जेसिक्स है। तो सी का जो है ऑप्शन 2 है। तो देखो सी कहाँ कहाँ पे ऑप्शन 2 है, एक तो सी का यहाँ पे ऑप्शन 2 है, एक सी का यहाँ पे ऑप्शन 2 है। तो हमारे पास देखो इन 2 में से कोई आंसर होगा, या 2 आंसर होगा या 3 आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एंटासिड जो सिमिटिडीन है ना, ये एंटासिड है। ए का क्या होगा, ए का हमारा हो जाएगा 3। तो ए का यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब देखो हमारे पास क्या है, तो ए का यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम फर्दर भी देखें तो ये देखो, ये जो सल्वर सन है ना, ये जो होता है ये एंटी माइक्रोबियल डिजीज के लिए होता है। तो डी का क्या होता है, डी का 1। तो डी का 1 देखो, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब देखो क्वेश्चन को भी करने के लिए क्या है, हमें अगर 1 2 ऑप्शन करेक्ट मिल जाता हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखो B2H6 हमें पता है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर तुम्हें याद हो B2H6 का, तो कुछ इस तरह होता है, BH ये होता है कुछ B2H6 का स्ट्रक्चर। और ये जो होते हैं ना, ये वाले बॉन्ड, ये होते हैं बनाना बॉन्ड। ये क्यों बनाते हैं बनाना बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसीलिए तो ये बनाना बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या होता है, ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसी वजह से
देखो तो B2H6 का हमें मिल गया, B2H6 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऑप्शन 2 सी का क्या होगा, सी का होगा 2। तो देख लो सी का कहाँ पे, सी का यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमें इन दो में से कोई हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फर्दर और देख लेते हैं। देखो MgH2, MgH2 क्या होता है, ये आयनिक नेचर का होता है, मैग्नीशियम 2+ में जाता है। ठीक है, तो ये आयनिक नेचर का होता है, और हमारे ए का क्या हुआ, ए का 4। अब ए का देखो, एक ही ऑप्शन है जो हमें करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन 1 ए का 4। अगर हम बी का देखें ना, GeH4, GeH4 का 1 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ये क्या कार्बन फैमिली का है, जैसे CH4 है वैसे ही GeH4, तो हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहां पे लिखा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट नहीं बोलना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। हाँ जी बिल्कुल, एंजाइम जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, वो एज अ कैटलिस्ट मतलब एक्ट करते हैं। ऑप्शन 2 क्या, लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल, अगर एंजाइम क्या करते हैं, देखो ये अगर एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी, ये इतना था, तो एंजाइम डालने के बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में अब कम समय लगेगा, फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स। हाँ जी, ये देखो एंजाइम्स जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स नहीं होते। ऑप्शन 4 भी पढ़ लेते हैं हम, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर। बिल्कुल, लॉक एंड की हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, जैसा लॉक वैसी ही की लगेगी, तो वो ये जो होते हैं, वो एंजाइम्स जो होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, और ऑप्शन 3 जो होगा वो इसका आंसर होगा, जो कि है इनकरेक्ट। अब देखो द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहां पे कोऑर्डिनेशन की अच्छी नॉलेज तुम्हें चाहिए थी। ये जो क्वेश्चन है देखो ये कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या दिया है, AgH2O होल ट्वाइस AgCN2। सबसे पहले तो देखो ऑप्शन देख लो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, एक में 2 है, दोनों में या 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। अगर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आए तो हमारे दो ऑप्शन कट जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे निकालें, ये देखो सबसे पहले तो AG का याद रखना, AG हो गया, CU हो गया, या फिर AU हो गया। ठीक, ये अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये प्लस प्लस और प्लस में एग्जिस्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो, ये किस में एग्जिस्ट करेंगे, AG प्लस में करेगा, CU भी प्लस में करेगा, AU भी प्लस में करेगा। लेकिन यहां देखो, यहां AG के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, AG का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है, तो AG किस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, प्लस में। अगर AG प्लस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, देखो क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो, जैसे हम लिखते हैं KFeCN6, हमने ऐसे करते थे कोऑर्डिनेशन में, अगर K पे प्लस है तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज लगा देते थे। सिमिलरली ये क्या है, ये क्या है, इसको पॉजिटिव साइड मान लो, अगर इस पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब देखो AG प्लस है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, तो AG का क्या हुआ, AG का क्या आया, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आया। अब यहाँ पे इस AG का देखते हैं, इस AG का क्या आएगा, देखो AG तो हमने AG का निकालना है, इसको x मान लिया, कोऑर्डिनेशन CN। अब देखो CN पे क्या होता है, -1, यहाँ पे कितने CN है, 2 CN है, तो -2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, -1, तो x क्या आ जाएगा, -1 + 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1। अब देखो दोनों के दोनों में क्या है, +1 में है, तो हमारे दो ऑप्शन तो कट गए, हमारे दो ऑप्शन कट गए। हमारा ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है, या तो हमारा हो सकता है 3 या हमारा हो सकता है 4, इन्हीं दो में से हमारा आंसर हो सकता है। अब देखो इन दो में से भी हमें देखना है, यहाँ पे क्या है, ये 1 है और यहाँ भी 1 है और 1 है, तो हमारा 3 या 4 आंसर हो सकता है। अब देखो अब हमें नेमिंग करनी है, तो नेमिंग का रूल क्या है, पहले हम किसको करते हैं, पहले हम पॉजिटिव पार्ट को नेम करते हैं और देन नेगेटिव पार्ट को नेम करते हैं। तो देखो पहले कहाँ पे, यहाँ पे देखो इसने क्या है, डाइसाइनाइडो, तो हम इसने पहले नेगेटिव पार्ट को कर दिया, तो मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब क्या है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 क्या है, डाई एक्वा सिल्वर। हाँ जी बिल्कुल, इसने पहले पॉजिटिव पार्ट को देन नेगेटिव पार्ट को, हमारा आंसर 4, ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 59, गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हाँ जी देखो इस क्वेश्चन को इसने क्या कहा है, जो गैडोलिनियम है GD जो है, गैडोलिनियम जो है इसका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लो है। क्यों, ऐसा क्यों, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें ना, 4f7 5d1 6s2। अब हमें देखना है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब GD3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम है। ऐसा क्यों,
जब ऐसा क्यों है, वो इजीली क्यों निकल जाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन? अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 4f7 बन जाएगा, ठीक। और ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है, और इसीलिए ये हाफ फिल्ड हो जाता है, और इसलिए इसका क्या है, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है। अब हाफ फिल्ड होने के बाद होता क्या है ऐसा, तो हाफ फिल्ड होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई एक्सचेंज ऑफ इंथैल्पी होती है। हाई एक्सचेंज ऑफ इंथैल्पी होने की वजह से क्या हो जाता है, ये गजब का स्टेबल हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज कर देता है। इसीलिए वजह से इसके जो है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है। क्यों लो है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, हाई एक्सचेंज ऑफ इंथैल्पी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा आ जाएगा, ऑप्शन हाई एक्सचेंज ऑफ इंथैल्पी, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। गैडोलिनियम के साथ भी यही है, लुटीशियम के साथ भी है, और लेंथेनम के साथ भी। इन तीनों की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत लो होती है। क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। अब देखो ये क्वेश्चन बॉन्डिंग से है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें ClF3 को देखें तो ClF3 में देखो, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे ऑफकोर्स सी बात है, वहां नंबर ऑफ लोन पेयर रिपल्शन भी ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले तो इसका स्टेरिक नंबर निकाल लो। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या होता है, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन कितने, 3, डिवाइड बाय 2, ये हो गए 10 बाई 2 कितना हुआ, 5 तो इसका स्टेरिक नंबर है, लेकिन इसके साथ बॉन्ड पेयर कितने, 3, तो 5 माइनस 3 तो कितना हुआ, 2। इसके पास कितने, 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। अगर हम नेक्स्ट देखें IF5, इसका भी स्टेरिक नंबर निकालें, इसका वैलेंस कितना हुआ, 7, प्लस मोनोवैलेंट कितने जुड़े हैं, 5, डिवाइड बाय 2, 12 बाई 2 हो गए 6 में से 5 तो बॉन्ड पेयर है, तो 5 बॉन्ड पेयर है, तो एक क्या होगा, इसका लोन पेयर होगा, राइट। SF4 में क्या होगा, SF4 सल्फर का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, प्लस मोनोवैलेंट कितने, 4, डिवाइड बाय 2, 5 में से 4 तो बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1। अब नेक्स्ट क्या, XeF2। अब देखो XeF2 जिनोन कितने इसके, 8, प्लस मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ, 2, डिवाइड बाय 2, 10 बाई 2 हो गया 5 में से तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लोन पेयर है, और यहाँ पे अगर मैक्सिमम लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन भी क्या होगी, यहाँ पे बहुत बढ़िया होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां देखो ये बहुत जरूरी होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन, देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। हाँ जी बिल्कुल है, अभी हमने डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखा था, बिल्कुल। क्या इसने पहला ऑप्शन क्या बोला, देयर आर 2 3 सेंटर, हाँ बिल्कुल, एक ये वाला, एक और 2, बिल्कुल 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स, ये वाले टर्मिनल BH बॉन्ड्स, कितने हैं, ये 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरान एटम्स लाई इन द सेम प्लेन, बिल्कुल सही। बोथ द बोरान एटम्स आर sp2, जी नहीं, ये वाला बोरान भी क्या होगा, sp3, ये वाला बोरान भी क्या होगा, sp3, ये sp3, और अगर हाइड्रोजन का देखा तो क्या होगा, sp3 इंटरेक्शन होता है। ये दोनों के दोनों बोरान क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं इसके। अगर हम इस बोरान को तोड़ें तो इसका क्या है, BH इस तरह का स्ट्रक्चर है, और जब भी किसी एटम के 4 बॉन्ड होते हैं वो sp3 हाइब्रिड होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दी है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट है जो एल्डिहाइड का और कीटोन का वो ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन किससे ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी बिल्कुल ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ जी बिल्कुल, एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से एसोसिएट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइड्रोकार्बन से बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल। हाँ जी देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा है, लेकिन अल्कोहल से कम है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, देखो इसमें दे रखा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंबर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। अब असर्शन क्या है, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ इट्स कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। ठीक है, कह रहा है किसी पॉइंट डिफेक्ट में अगर एक आयनिक सॉलिड में से अगर कैटायन मिस होगा लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, अगर हमारे कैटायन या एनायन दोनों मिस हों तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, और अगर सिर्फ कैटायन मिस है तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, और वो कैटायन मिस होकर कहाँ चला जाता है, हमारा इंटरस्टिशियल साइट में, और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। और इसका रीजन क्या दिया इसने, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज, देखो फ्रैंकल आ गया, फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन। हाँ जी बिल्कुल, अपनी प्लेस छोड़ देता है कैटायन, फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू इट्स इंटरस्टिशियल साइट। हाँ जी बिल्कुल, इंटरस्टिशियल साइट में मेंटेनिंग ओवरऑल न्यूट्रलिटी, बिल्कुल सही। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन 1 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फिर से स्टेटमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर। जी नहीं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वाटर का होता है, देन उसके बाद होता है H2TE, सबसे ज्यादा वाटर का होता है। तो ये पहला तो स्टेटमेंट 1 नहीं रॉन्ग। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मोलर मास। जी नहीं, सबसे पहले तो हाइड्रोजन का होता है, और हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। जी नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। हाँ जी बिल्कुल, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया है और हमें ऑप्शन से बोलना है कि ये ग्राफ किसका हो सकता है। तो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें तो इसने क्या दिया है, या तो जीरो ऑर्डर का दिया है, या हमें क्या दिया है, या जीरो ऑर्डर का दिया है या फर्स्ट ऑर्डर का। हर ऑप्शन में हमें यही है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। देखो जीरो ऑर्डर का ऐसा ग्राफ कब हो सकता है, जीरो ऑर्डर का ऐसा ग्राफ कब हो सकता है, जब हमें याद है रेट किसके बराबर होता है, रेट होते हैं के ए की पावर एन, और एन क्या होता है, एन हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। अगर मैं एन को जीरो कर दूं तो रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट होगी तो ग्राफ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। जीरो ऑर्डर में रेट कब कांस्टेंट हो जाएगी, जीरो जब वाई क्या हो जाए, जब मेरा वाई रेट होगा और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो देखो जीरो ऑर्डर में क्या है, वाई क्या है मेरा, कंसंट्रेशन नहीं, वाई रेट होना चाहिए, वाई क्या है कंसंट्रेशन, वाई क्या है रेट। हाँ जी बिल्कुल, एक्स कंसंट्रेशन। हाँ जी बिल्कुल, इतना सही है। अब फर्स्ट ऑर्डर में देखो, फर्स्ट ऑर्डर में देखो, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ का दे रखा है। देखो क्या हम पहले इस ऑप्शन से चेक कर लेते हैं क्या टी हाफ वाला सही है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पे आए तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ किस पे डिपेंड करता है, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन में के। देखो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या है ये भी कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा, इसका ग्राफ भी कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टी हाफ होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ग्राफ क्या है कांस्टेंट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो बहुत सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हुए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या, SN1 यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंटियोमर। हाँ जी, अगर आप SN1 करा रहे हो तो उसमें मिक्सचर बनते हैं, क्योंकि वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, फिर उसमें मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स बनते हैं। और ऑप्शन 2 क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन हैव कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शो इन्वर्जन। हाँ जी बिल्कुल सही, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है और वहां पे इन्वर्जन होता है, ये भी सही है। इनेंशियोमर आर सुपर इम्पॉसिबल, जी नहीं, इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया ऑप्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बेंजीन। तो ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 है कि बेंजीन है प्लस Cl2 प्लस एनहाइड्रस FeCl3। हाँ जी बिल्कुल, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन हम ऐसे ही तो करते हैं, बेंजीन प्लस Cl2 प्लस FeCl3 या AlCl3 भी हम ले सकते हैं इसकी जगह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो गया। अगर हम दूसरा देखें, देखो फिनोल में NaNH2 डाला है और HCl, अगर फिनोल की जगह एनिलीन होता ना तो ये भी Cl दे देता, लेकिन इसने यहाँ पे फिनोल डाला है, फिनोल के साथ डायोजेटाइजेशन नहीं होगी और ये भी नहीं देगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं देगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, पहले 4 ऑप्शन पढ़ लो, क्या पता कोई डायरेक्ट तुम्हें मिल जाए,
ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे क्या लिखा, तो देखो अगर हम सारे ऑप्शन पढ़े ना, यहाँ पे क्या लिखा, ऑल 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स। हाँ जी बिल्कुल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ, डिफरेंट ही होगा साइज का। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d, जैसे 3d की शेप होगी वैसे 4d ऑर्बिटल्स की भी होगी। हाँ जी होगी बिल्कुल, क्योंकि d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल ही। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी। अच्छा क्या पता डाउट अगर आ गया हमें तो ठीक है, यहाँ पे डाउट आ सकता है। अब देखो ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, शेप ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। अब देखो अगर आपने डी ऑर्बिटल्स की शेप एक बार तो बनाई होगी तो तुम्हें पता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर सिमिलर नहीं होते। अगर तुमने शेप देखी होगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप कुछ इस तरह की होती है, राइट, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप कुछ इस तरह की होती है, और डी जेड स्क्वायर को तुमने पता होगा बेबी सूदर ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है उसके, यहाँ पे सेंटर में एक नोड होता है, नोड, तो इन दोनों ये होता है डी जेड स्क्वायर का और ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट है, दोनों की शेप डिफरेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो जेल्डाल मेथड हर उस नाइट्रोजन कंपाउंड को, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, जहाँ पे भी NH2 होगा ना वहाँ पे ये मेथड कामयाब होगा। तो देख लो NH2 कहाँ पे है, यहाँ पे एरोमेटिक में NH2 है। अगर एलिफेटिक भी होता ना ऐसे RNH2 तो यहाँ पे भी ये मेथड कामयाब था, यहाँ से भी हम नाइट्रोजन क्या कर सकते, एस्टिमेट कर सकते थे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 3 क्या होगा, देखो नाइट्रो ग्रुप में नहीं हो सकता यूज़, डायआज़ोटाइजेशन में भी नहीं हो सकता यूज़, तो ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन 3 जिसमें NH2 ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है, जी नहीं, डायमंड का 2 डायमेंशनल नेटवर्क नहीं होता। डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, जी नहीं, ग्रेफाइट भी कोवेलेंट होता है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2, हाँ जी बिल्कुल सही, ग्रेफाइट क्या होता है sp2 होता है और डायमंड क्या होता है sp3। डायमंड एक कार्बन से 4 कार्बन लिंक होते हैं और ग्रेफाइट का एक कार्बन 3 कार्बन से लिंक होता है। तो डायमंड क्या होता है sp3 और ग्रेफाइट क्या होता है sp2। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और देखो ऑप्शन 4 भी अगर हम देखें, बो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स, जी नहीं, ओनली ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो ऑप्शन 4 भी हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद देखते हैं 71, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, हाँ जी बनाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2 इज +4, जी नहीं, अगर तुमने KO2 का स्ट्रक्चर पता होगा तो वो कुछ इस तरह का होता है KO एंड O, अगर इसका -1 है तो इसका क्या होता है +1, +4 तो पोटेशियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, पोटेशियम +1 में होता है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ऑप्शन 2। अब देखो विच वन इज नॉट करेक्ट, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था हमें। विच वन इज नॉट करेक्ट, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखो यहीं से आंसर हमें मिल जाएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखो सबसे पहले डाल्टन्स का लॉ क्या कहता था, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, बिल्कुल जितने भी गैस हैं उनका पार्शियल प्रेशर का सम कर दो, P1 + P2 + Pn, जितने भी गैस हैं। अगर हम ये देखो ये दूसरी इक्वेशन ये भी सेम इसी तरह है। पहली इक्वेशन क्या थी, P = P1 + P2 + P3 सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स। अगर P को मैं क्या लिख सकता हूँ, P को लिख सकता हूँ PV, क्या होता है PV होता है nRT। P को क्या लिख सकते हैं N/VRT लिख सकते हैं। तो सेम इसने दूसरी इक्वेशन में ये यूज़ करा है, P1 की जगह N1/VRT, N2RT/V, N3RT/V, तो दूसरी इक्वेशन भी करेक्ट है। अब देखो तीसरी इक्वेशन क्या है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ना लिख दूं तो मैं समेशन में लिख सकता हूँ, इस पूरे को ना लिख दूं तो ऐसे लिख सकते हैं P आयोटा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन गैस का इंटू P आयोटा, ये पार्शियल प्रेशर है, ये भी तो इसी के बराबर है। पार्शियल प्रेशर के लिए मैंने इस इक्वेशन को शॉर्ट करके बस इतना लिख दिया, ये जो है PI जो है ये पार्शियल प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन है कि उस गैस के कितने मोल फ्रैक्शन है इंटू उस गैस का पार्शियल प्रेशर, ठीक। अब देखो ऑप्शन 4 में देखो PI, यहाँ पे देखो P0I है, ये देखो ये P0I है, और P0 जो है ना, P0 जो है ये पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर ऑफ गैस है। इसने देखो साफ साफ लिख दिया P0I इज प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पे PI क्या था, पार्शियल प्रेशर, और डाल्टन्स का लॉ पार्शियल प्रेशर के लिए है, प्रेशर के लिए नहीं है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट। देखा क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर छुपा था। अब देखो 73, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन फिनोल, बिल्कुल सही। देखो इसने क्या बोला है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड
फिनोल जो होगा, मानो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है फिनोल से। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। अब देखो इसने स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या इनकी सेम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड दे हैव नाइट्रो ग्रुप अटैच टू फिनोलिक रिंग। नहीं, ये कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये ऑर्थो पे हो गया, ये क्या होगा, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में देखें तो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से क्या होगी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। जी नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नहीं, बिल्कुल भी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल, ऑप्शन 3 का होगा हमारा आंसर होगा। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। अगर हम और ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।